इस वीडियो को करोड़ों बार देखा गया है। टॉमी रॉबिन्सन ने ये फुटेज पोस्ट की क्योंकि वे सालों से ऐसा होने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। अब ये साबित हो गया कि वे सही थे। मुझे लगता है ये फुटेज देखकर उल्टी आ सकती है, इसलिए मैं आंखें बंद कर लूंगी। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि पुलिस की बर्बरता असल में कैसी दिखती है और भेदभाव असल में कैसा महसूस होता है, तो मेरे दोस्तों, आपके पास सबूत है। वो इन बाड़ों के ऊपर से कूद गया है। वो ऊपर है, नीचे से गिरा या फिसला है, उसके दोनों जूते भी वही हैं। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? हाँ? क्या किसी और को भी चोट लगी? हाँ, मुझे। उसने मेरे भाई को पकड़ा, मेरी पगड़ी उतारी तो मैंने सिर पकड़ लिया। तुम्हें चोट लगी? हाँ, आँख सूज गई, थोड़ा निशान है। बस मेरे लिए पीछे हटो। किसी ने इन्हें रोका था। पहली चीज जो नोटिस होती है वो ये कि मैं हेनरी का जवाब मुश्किल से सुन पा रही थी, है ना? आप भी उसे मुश्किल से सुन पाए होंगे। शायद ये ड्रामा हो, संभव है कोई नाटक कर रहा हो, या फिर कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा क्योंकि उसे कई बार चाकू मारा गया है। ठीक है, चलो तुम्हें वहाँ से बाहर निकालते हैं, ठीक है? मैं ले आता हूँ। उसका पकड़ो। दूसरा बाजू। तुम्हें क्या हुआ है? बस हल्के से छुओ। तुम्हें चाकू मारा गया है। कहाँ? वही तुम्हारे पास है दोस्त। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास है दोस्त। उसके हाथ को देखो, ये तस्वीर वायरल है। क्या तुम देख रही हो? उसका हाथ कितना ग्रे है, कितना सारा खून है। रंग में फर्क देखो। क्या तुम रंग में फर्क देख रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी ऐसे इंसान का हाथ है जो ज़ॉम्बी हो सकता है। यही वो तस्वीर है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, क्योंकि उस हाथ को देखकर दिखता है कि ये आदमी सच में खून बह रहा है। हाथ नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। हाथ में हथकड़ी डालो दोस्त। हाँ। सैंडी को चाकू मारा गया है, तो उसे कहाँ चाकू मारा गया है? चेहरे पर। नहीं, लेकिन हमें जांचना होगा। ये उनकी अच्छी बात है। इस वीडियो में 1 मिनट और 33 सेकंड हो चुके हैं और उन्होंने अब तय किया है कि ये जांचने का समय है कि ये आदमी जो फर्श पर पड़ा है और कुछ नहीं कर रहा क्योंकि वो सच में हिल भी नहीं सकता, क्या सच में चाकू मारा गया था? चेहरे पे। बस इन्हें पीछे हटाओ, इनकी जानकारी ले लो और मैं सतर्क रहूंगा। बढ़िया। क्या हम तुम्हें तुम्हारी करवट पर रखे दोस्त? ठीक है, मैं और नहीं देख सकती। ये आदमी यहाँ बार बार कह रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, 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 और वे इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। वे सचमुच इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, ठीक है? आइए समझते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये कहानी पागलपन है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इससे यूके के लोग और दुनिया भर के लोग पूरी तरह से डर गए हैं, क्योंकि ये हर उस चीज का असली संकेत है जो गलत हो रही है। और जैसा कि हमने इस शो में कई बार कहा है, क्योंकि हम यहाँ पुशबैक में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका विरोध करें, तो पक्का करें कि सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को टाइप करें। मैं अभी शो प्रमोट नहीं कर सकती, बीमार महसूस कर रही हूँ। ये आदमी यूरोप में जो हो रहा है वही कहानी है। एक श्वेत पुरुष जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि कहीं उसे नस्लवादी ना समझ लिया जाए। सही काम ना करने का डर या भेदभावपूर्ण होने का डर है। और फिर भी श्वेत लोगों के साथ सीधे तौर पर हर समय भेदभाव किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वे नस्लवादी या धर्म विरोधी ना लगें, वगैरह वगैरह। ये घिनौना है। यहां तक कि पुलिस को यह पता चलने के बाद भी कि हेनरी को कई बार चाकू मारा गया था, पुलिस ने डिकबो को हथकड़ी नहीं लगाई। उसे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। उसे पुलिस की गाड़ी में डालने के लिए भी हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। उसका इलाज हुआ, उसे बिना हथकड़ी ले जाके उसकी पसंद का खाना चुनने दिया गया। क्या कभी किसी को गिरफ्तार किया गया है? आपको हमेशा हथकड़ी लगाई जाती है। खैर, गोरे लड़कों को तो वैसे भी लगाई जाती है। उन्हें बिल्कुल भी हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई? मरते हुए गोरे बच्चे के हाथ उसकी पीठ के पीछे क्यों बांधे गए? उसके हाथ पीठ के पीछे थे। वो बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर रहा था। वो तो बस वहां पड़ा, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उसे हथकड़ी क्यों लगाई गई? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि ये सवाल तो सचमुच हर कोई पूछ रहा है ना?
तो बेनी जॉनसन ने पोस्ट किया, ये इस वक्त इंटरनेट पर सबसे अहम तस्वीर है। हेनरी नोवाक को हथकड़ी लगी है, खून की कमी के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया है। ये मेरा मतलब है, बस देखिए, वो हाथ मरे इंसान जैसा है ना? हेनरी मर रहा है। ब्रिटिश अधिकारियों का शैतानी हाथ उसे जकड़े हुए हैं, जबकि वे उसके प्रवासी हत्यारे को दुलार रहे हैं। हेनरी का खून बहता जा रहा है, जबकि यूके पुलिस और प्रवासी उसका अपमान कर रहे हैं। ठीक है, अब हर कोई इस कहानी को लेकर घबरा गया है। फिर से अच्छी खबर यह है कि एक्स की वजह से लोग असल में इसके बारे में जान पा रहे हैं, क्योंकि कई दिनों तक ये कहानी कहीं नहीं थी। आप इसे खबरों में नहीं ढूंढ सकते थे। अब सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्स पर लोग इसे लगातार उठा रहे हैं। इस बारे में सोचिए, अब किसी पुलिस अधिकारी का सबसे बड़ा डर ये है कि जब वो सड़क पर अपनी ड्यूटी कर रहा है या रही है तो उस पर नस्लीय पक्षपात के आरोप में रिपोर्ट किए जाने का डर रहता है। अब ये डर उस डर से भी बड़ा है जो किसी जमीन पर पड़े मरते हुए आदमी से निपटने में होता है। हेनरी के परिवार ने इस पर बेहद गरिमापूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया दी है। चलो देखें हेनरी के परिवार ने कैसे प्रतिक्रिया दी, फिर हम असल घटनाओं की और जानकारी ले सकते हैं। हेनरी का परिवार कहाँ है? हे भगवान, जो कुछ भी हो रहा है वो वाकई में अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला है। ये सच में अविश्वसनीय रूप से घिनौना है जो कुछ भी हमने इस मामले में देखा है। वाकई में बहुत ही घिनौना है। अब मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, मुझे इस बारे में दुख महसूस हो रहा है। मुझे पता है इंटरनेट गुस्से और नाराज है, लेकिन ये कहानी सुनकर मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सब कुछ गलत है। परिवार, ये तथ्य कि एक परिवार ने बिना किसी वजह के अपना बेटा खो दिया, उन पुलिस अधिकारियों की जिंदगियां जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, जैसा कि होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। लेकिन समाज इतना बिखर चुका है कि ये अब सामान्य लगने लगा है। ये मुझे गुस्सा नहीं बल्कि बीमार सा महसूस कराता है। ये पूरी कहानी मुझे इतनी गहराई से परेशान करती है, एक ऐसे तरीके से जिसे लेकर मुझे नहीं पता कि लोग सच में ध्यान दे भी रहे हैं या नहीं। हर कोई इसे नस्लवाद के मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और हाँ, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ये तो और भी निंदनीय है कि पुलिस अधिकारी किसी की जान जाने से ज्यादा खुद को नस्लवादी कहे जाने से डरते हैं। हम इसी मुकाम पर आ गए हैं। हमारा समाज इतना बुरा हो चुका है। अब चलिए सुनते हैं कि हेनरी के पिता इस सब के बारे में क्या कहते हैं। मेरा मतलब है, ये सच में घिनौना है। और फिर हम उस बात पर आएंगे कि सिख व्यक्ति के मामले में फैसला आ चुका है। मेरे बाईं ओर मेरी बेटी ओलिविया नोवाक है, जो हेनरी की बड़ी बहन है, और उसके बाईं ओर लूसी रॉस हैं, जो हेनरी नोवाक की मां है। जूरी ने वही साबित किया जो हम हमेशा जानते थे। हेनरी की जिंदगी उससे गैर कानूनी, हिंसक और बिना किसी वजह के छीन ली गई थी। हेनरी सिर्फ 18 साल का था। वो दयालु, महत्वाकांक्षी, सबका प्यारा और उम्मीदों से भरा हुआ था। उसके सामने पूरी जिंदगी थी, डिग्री पूरी करनी थी, कई जगहें देखनी थी और भविष्य बनाना था। वो भविष्य उससे छीन लिया गया और कोई भी फैसला या सजा वो भविष्य वापस नहीं दे सकती। हेनरी ने कुछ भी गलत नहीं किया था। वो सबसे दयालु, मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाले लोगों में से था जिनसे आप कभी मिल सकते थे। वो हर मायने में शानदार था। पिछले साल 3 दिसंबर को हेनरी अपनी यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम के साथियों के साथ रात बिताने के बाद घर लौट रहा था, जब उसकी मुलाकात विक्रम डिगवा से हुई, जो ब्रिटेन की सड़कों पर खुलेआम एक बड़ा चाकू लेकर घूम रहा था। उसी चाकू का इस्तेमाल हेनरी की जान लेने के लिए किया गया था। उसे घर लौटते समय सुरक्षित रहना चाहिए था, लेकिन वो इस देश में चाकूबाजी की क्रूर हकीकत का शिकार होकर जान गंवाने वाला एक और युवा बन गया। हेनरी को कई बार चाकू मारा गया था। सीने में खून भरते ही उसने भागने की कोशिश की। वो विक्रम डिगवा और दूसरों द्वारा पीछा किया गया, गाली दी गई और उसका वीडियो बनाया गया। जब पुलिस पहुंची, हेनरी फर्श पर पड़ा था, मुश्किल से बैठ पा रहा था और साफ तौर पर गंभीर चिकित्सीय संकट में था। अपने अंतिम शब्दों में उसने अधिकारियों से कहा कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। उसने उन्हें बताया कि उसे चाकू मारा गया था। हेनरी ने अधिकारियों से 9 बार कहा कि वो सांस नहीं ले पा रहा। उसने बताया उसे 4 बार चाकू मारा गया। 9 बार कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। और वो ऐसे नहीं कह रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ये दिल तोड़ देने वाला है। एक अधिकारी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चाकू मारा गया है दोस्त। पुलिस ने बताया कि हत्यारे ने उन्हें गुमराह किया और वहां पहुंचने पर स्थिति जटिल थी।
क्या मैं कह सकती हूँ कि आपको एक हत्यारे ने गुमराह किया? यही उसका काम है। आपको गुमराह रखना और पहचान ना होने देना वही है। पुलिस का काम है घटनास्थल की पहचान करना। दुर्भाग्यवश हमें लगता है कि सच तो बहुत ही साधारण है। पुलिस को हमारे बेटे और एक नागरिक ने बताया कि उन्होंने किसी को चिल्लाते सुना कि उसे चाकू मारा गया है, लेकिन पुलिस ने उन पर विश्वास नहीं किया। हेनरी को कंकरों पर घसीटकर पीठ पीछे हाथ बांधकर हथकड़ी पहनाई गई। पुलिस ने हेनरी को मरते हुए पीड़ित मानने के बजाय हमले के आरोप में गिरफ्तार कर उसके अधिकार पढ़े। यह आखिरी बात थी जो उसने सुनी। हेनरी की मौत गरिमा से नहीं हुई। उसे उसके अधिकार पढ़कर सुनाई दे। यूके नागरिक के रूप में उसके अधिकार ही उसे कानून के तहत हथकड़ी लगे हुए खून बहाकर मरने दिया गया, जबकि उसके हत्यारे को हथकड़ी नहीं लगाई गई। उसे उचित देखभाल नहीं मिली। उसकी बात पर किसी ने यकीन करने से पहले ही वो बेहोश हो गया। मैं स्पष्ट कर दूं, हम विक्रम डिगवा को बेटे की निर्मम हत्या के लिए पूरी तरह जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन हेनरी को साउथहैम्पटन की सड़कों पर पुलिस हिरासत में नहीं मरना चाहिए था। उसके साथ किया गया व्यवहार अमानवीय और अपमानजनक था। हालांकि उसके हत्यारे के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया गया, उसकी बात पर यकीन किया गया। गिरफ्तार करते समय उसे हथकड़ी नहीं लगाई गई। जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया तब भी उसे हथकड़ी नहीं लगाई गई। हमारी जानकारी के अनुसार उसे कभी भी हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। विक्रम डिगवा ने अदालत को बताया कि हेनरी की हत्या में गिरफ्तारी के वक्त पुलिस उसे रसोई में खाना चुनने ले गई। इसी वजह से ये यूके का जॉर्ज फ्लॉयड मोमेंट बनता जा रहा है, क्योंकि यही वो पल है, यही वो बात है जिसे लोगों को समझने की जरूरत थी ताकि वे जाग सकें। क्योंकि लोग कुछ समय से जाग रहे हैं, लेकिन अब जब आप इसे इतना साफ, इतना स्पष्ट देखते हैं, सिस्टम की हिम्मत देखिए। सिस्टम की हिम्मत। सिर्फ नस्लवाद की वजह से एक युवा को मरने देना, जबकि उसके हत्यारे को रसोई में खाना दिया जाता है, ये पागलपन है। इस लड़के ने पोस्ट किया था और मैं इसे समझती हूँ। तुम्हें किसने कट्टरपंथी बनाया? वो लड़की जिसे चाकू मारा गया, चार्ली कुक जिसे मार दिया गया, हेनरी नोएक। ये वो एहसास है कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे ये सब ठीक है, जबकि इसमें कुछ भी ठीक नहीं है। अजीब ये है कि जो लड़का लिखता है वही तुम्हें कट्टरपंथी बनाता है, जबकि मुझे खुद ऐसा महसूस नहीं होता। मुझे लगता है जो लोग इन चीजों के खिलाफ बोलते हैं उन्हें देखकर लोग कहते हैं तुम इतने उग्र क्यों हो। इस बात में कुछ भी ज्यादा नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि सड़क पर चलते पुरुषों को चाकू मारा जाए और उनकी जान चली जाए। मैं नहीं चाहती कि औरतों को पिंजरे में बंद किया जाए और उनके साथ बलात्कार किया जाए। मैं अब ये सब नहीं चाहती। मैं ये कब्जा नहीं चाहती। अब बहुत हो गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा समाज एक सामान्य समाज की तरह व्यवहार करे और इन खतरों को बाहर से ना लाए। मुझे लगता है कि हमें सिख आंदोलन और सिख परिवार पर बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो हुआ वो सच में पागलपन था। लेकिन एक बात जो बहुत से लोग नहीं समझ पाए हैं वो ये है कि डिगवा परिवार ने जानबूझकर बहुत सारी जानकारी छुपाई और दबा दी ताकि ये आदमी बचकर निकल सके। अब मुझे लगता है कि उसे 21 साल की सजा सुनाई गई है या उम्र कैद या कुछ इसी तरह की सजा मिली है। वो जल्दी जेल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये अब एक पागलपन भरा राजनीतिक आंदोलन बनने जा रहा है। अगर वो जवान लड़की, अगर उसकी बहन उन सब चीजों की बड़ी प्रवक्ता नहीं बनती जो हो रही हैं, तो मैं बहुत बहुत हैरान हो जाऊंगी। इसका यूके में राजनीतिक चालों के लिए इस्तेमाल होगा जैसा होना चाहिए, और इसे हर देश में एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि जब आप इस बेवकूफ़ी भरी नस्लवादी मानसिकता को चलने देते हैं तो क्या होता है। चलिए डिगवा स्टैम्प परिवार का बयान पढ़ते हैं। एक युवा जीवन की क्षति ऐसा दुख है जिसे किसी भी परिवार को कभी नहीं सहना चाहिए। हमें नोएक परिवार को हुई पीड़ा और कष्ट के लिए गहरा दुख है। हम विक्रम से प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। विक्रम के लिए हमारा प्यार नोएक परिवार के लिए हमारे दुख के खिलाफ नहीं है। दोनों ही सच्चे हैं और दोनों हमारे साथ हमारी पूरी जिंदगी रहेंगे। हम समय को पीछे ले जाने के लिए कुछ भी दे सकते हैं ताकि उस रात हेनरी और विक्रम का रास्ता कभी न टकराता। हम जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते। हम बस यही आशा करते हैं कि इसके नाम पर आगे कोई और दुख ना हो। हम अपने बेटे के कृत्यों के लिए सिख समुदाय से माफी मांगते हैं जिनकी वजह से इस समुदाय की छवि पर गलत असर पड़ा है। हम निवेदन करते हैं कि इस त्रासदी का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के प्रति विभाजन या दुश्मनी भड़काने के लिए न करे। अब हम अनुरोध करते हैं कि हमें थोड़ी निजता दी जाए ताकि हम आगे जो कुछ आने वाला है उसे स्वीकार कर सकें। आप जानते हैं इस पूरी घटना में जो बात वाकई दिलचस्प है,
मेरी राय में ये बयान सभी को निराश करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग सिख समुदाय से बहुत नाराज हैं। मुझे लगता है कि हमने वास्तव में विक्रम की कहानी को ठीक से समझा ही नहीं है। उसके साथ क्या गलत था? उसने ऐसा क्यों किया? इस तरह के हमले की वजह क्या थी? और ज्यादातर लोग जो सिखों को जानते हैं, वे वास्तव में उनसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। वे शानदार, प्यारे और देखभाल करने वाला समुदाय है। सिख समुदाय का बयान भी सम्मानजनक है। चलिए सुनते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। हम इस कार्रवाई की पूरी तरह से सबसे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसके लिए कोई जगह नहीं है। और जो भी इससे प्रभावित हुआ है या जिससे कोई भ्रम है, उसके लिए हम बिल्कुल स्पष्ट रहेंगे। इस व्यक्ति विक्रम डिगवा ने अपने बयानों में झूठ बोला है। यह स्पष्ट है कि उसका हेनरी नोवाक को मारने का कोई इरादा नहीं था। उसका इरादा टकराव करने का। कोई झगड़ा नहीं था, बस हो गया। वे सनत पर थे। यह बस हो गया, यह बढ़ गया। जैसा मैंने कहा, जब यह बढ़ा तो विक्रम के पास विकल्प था। उसने वही करने का फैसला किया जो उसने किया, और इसके लिए वही पूरी तरह से जिम्मेदार है। मैं इस बात को जरूर उजागर करना चाहती हूँ कि इसमें और उस स्थिति में जब इस्लामवादी अपराध होते हैं पूरी तरह से फर्क है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बड़ा अंतर है। जहाँ इस्लामवादी आंदोलन में वे सामने आकर जो हुआ उसकी निंदा नहीं करते, असल में वे पर्दे के पीछे इसे किसी न किसी तरह से मनाते हैं। यहाँ ये व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ जो हुआ वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये उसके अपने कर्म है और ये हमारे पूरे समुदाय को परिभाषित नहीं करते। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा फर्क है। क्या हम बात करेंगे कि विक्रम डिक की फैमिली ने अपराध छुपाने में उसकी मदद की? उसकी मां ने चाकू और पिता ने हेनरी नोवाक की जानकारी छुपाई? मुझे लगता है ये जरूरी है। हमलावर पुलिस के सामने चाकू लहरा रहा था, फिर भी पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि हेनरी को चाकू मारा गया। ये देश में राज्य दमन का सबसे चौंकाने वाला मामला है। जो लोग नहीं जानते, सिख धर्म में आपको चाकू रखने और पहनने की अनुमति है। असल में आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वे इस्लामीकरण के दौरान बहुत ही दबाए गए समुदाय थे। वे लोग चाकू रखते और पहनते थे ताकि वे उन लोगों से लड़ सके जो उन पर हमला करने आते थे। लेकिन ये बहुत बहुत अलग है कि कोई इसका इस्तेमाल आगे बढ़कर किसी को चाकू मारने के लिए करे, जो कि स्पष्ट नहीं है। याद रखिए, ये एक दिलचस्प बात है जिसे वोक न्यूज़ ने पोस्ट किया था। मुझे हैरानी है कि वामपंथी लोग हेनरी के लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं सांस नहीं ले सकता, मैं सांस नहीं ले सकता। ये वही चीज थी जो उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड के लिए की थी, जैसा कि आप सभी को शायद याद होगा। मैं सांस नहीं ले सकता, मैं सांस नहीं ले सकता। जब किसी अन्य जाति के व्यक्ति की बात आई तो ये स्पष्ट था, पूरा विश्व इस पर हंगामा मचाने को तैयार था। ये वही चाकू है जिससे विक्रम डिगवा ने हेनरी को मारा था। विक्रम ने कहा कि वो इसे अपनी सिख आस्था के कारण रखते थे। ये मारियो नल फाल का है। यूके में सिखों को किरपान नामक चाकू ले जाने की अनुमति है, लेकिन आम ब्रिटिश नागरिक अगर उतने ही आकार का चाकू ले जाते हैं तो उन्हें जेल की सजा का सामना करना पड़ता है। दीक्षित सिखों का कहना है कि किरपान ले जाना उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है और ये कोई समझौते की बात नहीं है। हालांकि यूएई ने इन्हें ले जाने को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। यूएई में रहने या यात्रा करने वाले कई सिख लोग किरपान को घर पर ही छोड़ देते हैं या प्रतीकात्मक रूप से एक छोटा सा लॉकेट पहनते हैं। अब समय आ गया है कि यूके भी ऐसा ही करे। ये एक दिलचस्प कहानी है, खासकर इस तथ्य को देखते हुए, और ये ऐसी बात है जिस पर बहुत विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक सवाल है, क्या लोगों को चाकू लेकर घूमने की अनुमति दी जानी चाहिए? मैं आपको इद्रिस एल्बा के उस इंटरव्यू की याद दिलाना चाहती हूँ जिसमें वो कहते हैं, सब किचन चाकू इतने नरम हों कि कोई किसी को घोंप ना सके। लेकिन एक सवाल है, आम लोगों को चाकू रखने की अनुमति नहीं, लेकिन सिखों को उनके धार्मिक अधिकारों के कारण मिलती है। साथ ही सिखों द्वारा चाकू से अपराध की खबरें कम ही सुनने को मिलती हैं। क्या सिर्फ एक व्यक्ति के कामों के कारण पूरे सिख समुदाय को ऐसी जटिल धार्मिक स्थिति में डालना ठीक है? ऐसे सवालों के जवाब जरूरी हैं। ये मुद्दा ऐसा है जिस पर हम आगे बढ़ते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म और नियंत्रण की सीमा कहाँ है, जो अभी स्पष्ट नहीं है। ये है हैम्पशायर पुलिस के मुख्य कांस्टेबल जिन्हें लोग हटाना चाहते हैं। ये है 2 पुलिस अधिकारी, क्रिस्टी हिल और ट्रिस्टन पार्सन्स, जो मौके पर मौजूद थे। मुझे नहीं लगता वे ज्यादा देर पुलिस अधिकारी रहेंगे। हमारे पास गृह सचिव शबाना महमूद है जो हेनरी नोवाक पर 2:30 बजे कॉमन्स में बयान देंगी। क्यों? उन्हें बयान देने में देर क्यों लगी? आप सब जानते हैं इसमें समय क्यों लगा। ये है हैम्पशायर पुलिस की ओर से। हमारे अधिकारियों को घटनास्थल पर गुमराह किया गया था, जिसमें हथियार के इस्तेमाल से इनकार भी शामिल था। उन्होंने कुछ ही मिनटों में जीवन रक्षक सहायता देना शुरू कर दिया, लेकिन जैसा कि हमारे बयान में बताया गया है, चिकित्सा साक्ष्य दिखाते हैं कि चोटें जानलेवा थीं। ये बहुत दुखद मामला है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। उन्होंने ये ट्वीट बहुत जल्दी डिलीट कर दिया।
जैसा कि आपको सुनकर शायद हैरानी नहीं होगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हेनरी नोवाक ये दिखा रहे हैं कि समाज अपने ही लोगों के प्रति नस्लवादी होने का क्या अर्थ है, दूसरों के समर्थन में। अल्पसंख्यकों को पहले और दूसरे बनने की अनुमति देकर उन्हें यूके के लोगों में शामिल किया जा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वो एक ब्रिटिश यूके छात्र थे, 18 साल के। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। जब हम समाज में पतन की बात करते हैं तो सवाल उठता है, हमें बचाने के लिए पुरुष कहाँ हैं? असल में पर्दे के पीछे या सामने यही सब हो रहा है, और यही वो बातें हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर इस पर ध्यान देते हैं कि महिलाओं के साथ कितना बुरा व्यवहार होता है। हम अक्सर इस पर ध्यान देते हैं कि हमारी सरकारें कैसे बिखर रही हैं। हमने ये नहीं देखा कि हमारे समाज में युवा पुरुष क्या अनुभव कर रहे हैं। और जब हम चाहते हैं कि हमारे युवा पुरुष खड़े हो और हमारी रक्षा करें, और जब वे ये महसूस करने लगते हैं कि अगर वे ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पूरी जिंदगी के लिए नस्लभेदी समझ लिया जाएगा, या इससे भी बुरा, किसी के हाथों अपनी जान गंवा बैठेंगे और पुलिस भी उन्हें बचाने नहीं आएगी। हम क्या कर रहे हैं? एक समाज के रूप में हम कहाँ आ गए हैं? जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि यह कहानी अभी शुरू हुई है और हम इसे विस्तार से कवर करेंगे, क्योंकि ये सबके लिए चेतावनी है। हर वो देश जिसने आप्रवासन के कब्जे को और इस्लामवादी विचारधारा के कब्जे को होने दिया है। आप पूछ सकते हैं कि मैं इसे इस्लामी क्यों कह रही हूँ। अगर ये सिख हैं तो आप सही हैं, लेकिन जो विचारधारा आई है और जिसने कहा है कि हम यहाँ आकर जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं और सब कुछ अपने हिसाब से चला सकते हैं। लोगों को नस्लवादी कहे जाने का डर इस्लामी विचारधारा के आने से शुरू हुआ। अब पुलिस अधिकारी भी हमारे लोगों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। यहाँ कुछ बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।